Very good morning to all of you guys. This is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes, right? शुरुआत करते हैं हम लोग आगे की कहानी कहते हैं। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को कुछ एक न्यूमेरिकल्स कराए थे और वो न्यूमेरिकल्स में आप तमाम हजरात से उम्मीद करता हूं कि आप सभी के हो गए होंगे। हो गए या नहीं हो गए? हो गए ना? बढ़िया, कच्चा कच, क्लियर, ओके। तो वो जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने किए उसके जस्ट बाद एक नोट दिया गया है ना। ये नोट हमें एज इट इज याद रखना होगा। इस नोट में क्या दिया है मैं आपको बता दूं। इस नोट में ये बताया गया है, ये चीजें साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करके देखी हैं। उन्होंने ये बोला है कि किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल ठीक उतना ही होता है जितना कि उसके सरफेस पे होता है। यानी पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इज सेम एज दैट ऑन इट्स सरफेस। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक हॉलो कंडक्टर है, ठीक है, एक हॉलो कंडक्टर है, दिखाई दे रहा है बोर्ड पे मैंने जो बनाया है, ओके। तो ये एक हॉलो कंडक्टर है। किसी ने बोला इस हॉलो कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो अंदर कितना होगा, यहां पर कितना होगा? तो बोला 10 वोल्ट ही होगा। क्लियर? ये चीज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। तो ये बात और ये ओटी वगैरह में आ जाता है। क्लियर? हॉलो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल ठीक उतना ही होता है जितना कि उसके सरफेस पे होता है। यानी पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इज सेम एज दैट ऑन इट्स सरफेस। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर? कोई चाहे सेंटर पे पूछे, अंदर कहीं भी पॉइंट हो सकता है, वहां पर पोटेंशियल ठीक उतना ही होगा जितना कि सरफेस पे होगा। ये मान के चलो कोई बोले एक हॉलो कंडक्टर है, अंदर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो सरफेस पे कितना होगा? तो बोलना 5 वोल्ट ही होगा। क्लियर? सेम होता है, ओके। तो पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इज सेम एज दैट ऑन इट्स सरफेस। फटाफट अपने नोट्सों में देख लो, मैं दिखा रहा हूं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको, ओके। चलिए, उम्मीद करता हूं नोट दिखाई दे रहा होगा आपको। एक ही सिंगल लाइन लिखी हुई है, ये जो मैंने हाईलाइट की है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। आगे बढ़ जाओ। हो गया होगा मेरे ख्याल से सभी का। क्लियर? तो पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इज सेम एज दैट ऑन इट्स सरफेस। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्लियर? डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसके बारे में हम लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज हमें ये जानना है। क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं? हाँ, तो आइए जानिए, जानिए। तो ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। पहले तो इस नाम में खो जाओ जरा, इक्वी पोटेंशियल, है ना। थोड़ा सा नाम में अगर हम खो जाएं, इक्वी पोटेंशियल, तो यहां पर मुझे इक्वी से समझ में आता है इक्वल, है ना, इक्वल। और पोटेंशियल आप जानते ही हो, इक्वल पोटेंशियल, है ना। कोई पट्टा मुझसे पूछ रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो हम थोड़ा सा अगर फोकस करें तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया एक ऐसा सरफेस होगा जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। सही बोल रहा हूं ना? बोलो कछु गलत कह दी मैंने? हाँ, क्लियर है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। समझ में आई मेरी बात? नाम से पता चल रहा है? बोलो, नाम से पता चल रहा हो कि ना चल रहा हो? चल रहा है ना? हाँ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही होता है एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, इक्वल हो। देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ये देखिए जरा गौर से, ये एक चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज है, क्लियर। और आप लोग मुझसे रोज बोलते हो, चैप्टर 1 से रोज बोलते आ रहे, चार्ज के चारों तरफ क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। होता नहीं होता? होता है ना। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। सही बनाया ना? ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसा कुछ होता है पर हमें नजर नहीं आता। बताया था चैप्टर 1 में, होता तो है पर वो नजर नहीं आता। तो वो क्या होता है? बताओ भैया, क्या होता है? हाँ, वेरी गुड कुशवाहा जी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है, जो होती तो है पर नजर नहीं आती, है ना। वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी भी चार्ज से प्रोड्यूस होती है। दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या है ये?
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये इस चार्ज से निकल रही है। क्लियर? क्या है ये? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सीन क्लियर है भैया सभी को? क्या है ये? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, मान के चलिए इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे यहां कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो झटका लगेगा उसे कि नहीं लगेगा? लगेगा। अच्छा, एक बंदा और खड़ा हुआ है, वो भी जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे यहां भी बंदा खड़ा हुआ है, तो इसको झटका कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा? ज्यादा लगेगा? न कम लगेगो न ज्यादा लगेगो, बराबर लगेगा, क्योंकि जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे ये है। बोलो, सही बोल रहा हूं ना? सिमिलरली उतने ही डिस्टेंस पे यहां भी एक बंदा खड़ा हुआ है, यहां भी एक बंदा खड़ा हुआ है, ये हर जगह एक बंदा उतने ही डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तो इन सभी लोगों को झटके अलग अलग लगेंगे या बराबर लगेंगे? बराबर लगेंगे। समझ में आ रही है बात? है ना? इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, इक्वल है। तो अगर इन पॉइंटों को मिला के मैं कोई सरफेस ड्रॉ कर दूं, तो इस सरफेस को मैं क्या बोलूंगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलूंगा बच्चा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ रही है भाषा? क्लियर है? क्या बोलूंगा मैं इसे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? ये सरफेस होते हैं पर हमें नजर नहीं आते। क्लियर? ये सरफेस होते हैं पर हमें नजर नहीं आते, इसीलिए मैंने इसे डॉटेड लाइन से बनाया है। डॉटेड लाइन से बनाया है, इसका मतलब ये एक इमेजिनरी सरफेस है ना? और ये बना कैसे है? बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल। क्लियर? बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल। क्लियर? और ये पॉइंट आपने कहां ज्वाइन किया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्लियर? तो कोई पूछे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कोई पूछे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो हम उसे डेफिनेशन बता सकते हैं। क्लियर? द इमेजिनरी सरफेस विच इज ऑब्टेन्ड by joining the points of same potential in an electric field is called equipotential surface. बोलो भैया, क्लियर है? The imaginary surface which is obtained by joining the points of same potential in an electric field is called equipotential surface. बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? अच्छा, महसूस करना, थोड़ा सा महसूस करना। अब महसूस कराएं, करोगे महसूस? ये चार्ज है, मैंने बोर्ड पे जो पिक्चर बनाया है वो हवा में बना रहा हूं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ऐसे ही तो पास हो रही थी, ऐसे करके बोलो, ऐसे करके, है ना? क्या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज यूं नहीं निकलेगी तो माइलम? क्यों ये तिरछे में नहीं निकलेंगी? बोलो। तो ये क्या है? ये आपको ये जो नजर आ रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, आपको क्या लगता है ये शेप कैसा होना चाहिए? सर्कल होना चाहिए या स्फीयर होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सर्कल होना चाहिए या स्फीयर होना चाहिए? स्फीयर होना चाहिए। समझ रहे? ऐसे समझो ना, वो कोरोना का फिगर देखते होगे आप, तो कांटे कांटे से निकल रहे होते हैं, तो चार अलग निकल रहे होते ना, निकल रही होती, तो वो क्या हो गया? समझ गया ना? है ना? इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोर्ड पे तो ऐसा पिक्चर बनाया नहीं जा सकता, काम आ रहा है, नहीं तो मैं तो काम दे तो नहीं है। मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? हाँ, तो किसी पट्टे ने अगर हमसे पूछ लिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो चिपका देंगे कि चिपक जाएंगे? चिपका देंगे। क्लियर? द इमेजिनरी सरफेस, क्लियर, द इमेजिनरी सरफेस विच इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओहो से आहा, आहा, कम ऑन, आहा बोलो, बोलना कंपलसरी है, आहा। क्लियर? मोनू शर्मा बोलो यार, बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? गूंगे लोग नहीं चाहिए अपने को। क्लियर? चलो ठीक है, तो समझ गए? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। द इमेजिनरी सरफेस विच इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर गाइस? गॉट इट? आगे बढ़ता हूं। अगर ये बात समझ में आ रही है तो मैं आगे की कहानी कहता हूं, आपसे ध्यान से सुनिएगा। आपने बोला ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है? बताना जरा, मैंने एक और बना दो ये। क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है? है? अच्छा, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है? बताओ ये, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है? ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, राइट? ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, है ना? है ना? और सुनो, इन सब के सेंटर, जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने बनाए हैं, इन सब का सेंटर
एक ही है या अलग अलग है? एक ही है, यानी सब के सब कॉन्सेंट्रिक हैं। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेंटर भी यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है। सही बोल रहा हूं, है ना? अच्छा, ये सब के सब कॉन्सेंट्रिक है, तो ये सब के सब क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। जो बंदा मुझे रिएक्शन देता हुआ नहीं दिखाई देगा, रिमूव हो जाएगा सेकंड्स में, पहले बोल रहा हूं। सोते हुए तोते नहीं चाहिए मुझे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्लियर? मौज चलना चाहिए, ओके? नहीं तो मौज जाम है जाओ ना, ता मारे। क्लियर? तो फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर concentric spheres. Clear? For a point charge, equipotential surfaces are concentric spheres. क्या मैं उम्मीद करूं ये बात हमको पल्ले पड़ गई, है ना? यानी पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। मेरी दूसरी बात ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को जो कट कर रही है वो नॉर्मली कट कर रही है। बोलो, ये सब नॉर्मली है? बोलो भैया, है ना? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस always cut the equipotential surface normally. Clear? Electric lines of forces always cut the equipotential surface normally. Clear? Electric lines of forces जो होती हैं वो equipotential surfaces के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग मेरी बात को समझ गए? आगे बढ़ता हूं। अगर ये बात भी आपको समझ में आ गई तो मैं अगली बात पे आता हूं, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं बोल रहा, लिसन। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब क्यों नहीं करते, क्या रीजन है ना? देखो भाई, इतना मैं समझ गया हूं अभी तक कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है। सही बोल रहा हूं? आप देखते हैं, मान के चलिए कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और मैंने मान लिया ये 6 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहां भी पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा। यहां बताओ यहां कितना होगा? बताओ, इशारे से 6 ही होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो 6 ही होगा। होगा नहीं होगा जहां 6 होगा। जहां पे कितने होगा? जहां 6 होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल है तो हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। सही बोला ना मैंने, है ना? चलो, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को काटते हैं, तो मैं कटवा रहा हूं। देखो जी, मैंने कटवाया था एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो। जो सपोज करिए 5 वोल्ट का है, तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है। यहां कितना होगा? यहां भी 5 होगा। यहां कितना होगा? यहां भी 5 होगा। अब समझना कहानी क्या है। मैंने बोला दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते, उसका कारण सुने। क्योंकि अगर वो काटेंगे तो उनका ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो इसके हिसाब से देखेंगे तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 6 वोल्ट है, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हिसाब से देखूंगा तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट है। यानी एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल की दो वैल्यू हो गई, और ऐसा होना इम्पॉसिबल है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट then at intersection point there will be two values of electric potential at one point, and that is not possible. Got it, guys? Clear है? Okay? Two equipotential surfaces never intersect each other because if they intersect, then at intersection point there will be two values of electric potential at one point, and that is not possible. Hope you understand. Clear? और सुने, कोई भी कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर, क्लियर? मेटलिक कंडक्टर जितने भी होते हैं सब मेटल, सब कंडक्टर ही तो होती है। कंडक्टर बोले तो मेटल्स, है ना? तो कोई भी कंडक्टर जो होता है दैट इज ऑलवेज बिहेव्स लाइक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? कोई भी कंडक्टर जो होता है दैट इज ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ इक्विपोटेंशियल। जैसे आप कोई सपोज करिए ये कोई मेटलिक कंडक्टर है, तो कंडक्टर्स की ये क्वालिटी होती है कि अगर इसको चार्ज दिया जाता है तो ये चार्ज सभी जगह इक्वली बराबर रूप से बढ़ जाता है। इस वजह से इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। क्लियर? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अ मेटलिक कंडक्टर इज ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो रामायण बोल रहा हूं आपको समझ में आ रही है? आगे बढ़ो। ओके, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो मैं अगली बात पे आता हूं। हम लोग ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ठीक है? तो मैं सुनाता हूं इसके बारे में, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए यहां दो सिचुएशन में आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे ना, आप इसके पॉइंट्स लर्न करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। तो वो कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा। यहां पर हम देखें, चलो देखते हैं।
इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बात बता दूं, हमने एक दो दिन पहले पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, अगर याद हो तो ये वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो मैंने बोला था फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डब्ल्यू बराबर क्यू वीबी माइनस वी ए, ऐसा बताया था आपको। याद है आपको कि नहीं है? याद है ये फॉर्मूला, है ना? याद है ना सभी को? चलो, तो इस फॉर्मूले की बात हम लोग करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ दो सिचुएशन में आपको बताने जा रहा हूं, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा इनको, है ना? दोनों सिचुएशन समझ में आना जरूरी है, तभी आपको याद होंगी प्रॉपर, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। तो देखते हैं इधर। सपोज करिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है बॉस? ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को इक्विपोटेंशियल सरफेस? और मैं नीलेश कुमार गुप्ता आपसे कह रहा हूं कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ये 6 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कितने वोल्ट का है? 6 वोल्ट का। तो आप मुझे बता सकते हो ये जो ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? 6 वोल्ट। तो ऐसे लिखूं यहाँ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए बराबर 6 वोल्ट। बोलो भैया, सही बोल रहा? अच्छा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? तो यहां भी 6 वोल्ट होगा। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? ठीक है, होगी। अब सुनो, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, मैं यहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ कोई चार्ज ले जा रहा हूं, ठीक है? और 2 कूलाम का चार्ज ले जा रहा हूं। कितने कूलाम का चार्ज ले जा रहा हूं? 2 कूलाम का चार्ज। कितने कूलाम का चार्ज ले जा रहा हूं? 2 कूलाम का चार्ज। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 2 कूलाम के चार्ज को किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जा रहा है। अब किसी ने पूछा इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा? तो भैया मैं ज्यादा पढ़ा लिखो ना, मुझे मालूम है वर्क डन को फॉर्मूला जो होता है। तो डब्ल्यू बराबर क्यू कितना है? 2। वीबी कितना है? 6। वीए कितना है? 6। छुआ थे छुआ, चलो जाओ। 6 माइनस 6 0। जीरो के बगल से कितने को बड़े सेंसा बने रहे, जीरो ने आए ना को की ना सुनी, वर्क डन 0 आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि व्हेन अ चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन द वर्क डन इज 0। गॉट इट गाइस? क्लियर? When a charge is moving from one point to another point, when a charge is moving from one point to another point on an equipotential surface, then the work done is 0. क्यों बोला वर्क डन 0? समझ में आई बात? समझ में आई बात? फिर से देखते हैं, आओ इधर आओ। अब मैं कह रहा हूं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला, ठीक है? सपोज करिए ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है 6 वोल्ट का है, ठीक है? और यहां पर ये कोई पॉइंट है ए, तो मुझे बता सकते हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? कम ऑन, 6 वोल्ट। तो मैं ऐसे लिखूं वी ए बराबर 6 वोल्ट। बोलो भैया, सही जा रहा हूं मैं? अच्छा, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज करिए ये 7 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है? और यहां पर मैंने कोई मान लिया बी पॉइंट, तो मुझे बता सकते हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? वीबी कितना होगा? 7 वोल्ट। वेरी गुड, आप कितने महान बच्चे हैं, भगवान कसम में क्या कहूं। क्लियर है ना? अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी चार्ज को, एक 2 कूलाम के चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ ले जा रहा हूं। किसको ले जा रहा हूं? 2 कूलाम के चार्ज को। क्लियर? 2 कूलाम के चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहा हूं, यानी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ ले जा रहा हूं। अब किसी ने पूछा इसमें वर्क डन कितना होगा, तो भैया मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे वर्क डन का ये फॉर्मूला मालूम है, अप्लाई कर रहा हूं। तो डब्ल्यू बराबर क्यू की जगह कितना लिखूं? क्यू की जगह कितना लिखूं? तो क्यू की जगह मैंने यहां पर क्या लिख दिया? 2। ठीक है? वीबी कितना है? 7 माइनस वीए कितना है? 6। 7 माइनस 6 1 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो वर्क डन कितना आ गया? 2 जूल। दिखाई दे रहा है आप सभी को प्रॉपर बोर्ड पे? दिखाई दे रहा है? अब यहां पर गौर से देखिएगा, यहां पर जब किसी चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ले गए तो क्या वर्क डन 0 हुआ? नहीं हुआ। When a charge is moving from one equipotential surface to another equipotential surface, then the work done is 0. Sorry, work done will not be 0, right? And when a charge is moving from one point to another point on an equipotential surface, then the work done is 0. मैं आपको सिंपल से फंडे की तरह बताता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तुम घर में ही, अपने घर में ही इतने बिते अगर नचवे करो, जैसे मैं इधर उधर जा रहा हूं, तो ऐसी सिचुएशन में कोई पूछे सुबह से शाम तक कोई काम किया? कोई काम नहीं किया, राइट? क्योंकि मैं घर में ही इतने बिते रमकत रहा हूं। समझ ना? ये वही कहानी हो गई
घर एक ही है, वही में इतने बितने रमक रहो है, समझ गए। और जेई में घर से बाहर निकल गो, घर से बाहर निकल गए, एक छज्जे से दूसरे छज्जे पे पहुंच गो और फिर लौटे आओ, तो मैं घर से बाहर निकला यानी मैंने कुछ ना कुछ वर्क डन किया, समझ रहे ना। चूतिया बनती है पर काम बनता है, समझ गए, क्लियर। तो इसी तरीके से जब चार एक घर से दूसरे घर में जा रहा है, एक छज्जे से दूसरे छज्जे पे चल रहा है, तो वर्क डन इज नॉट जीरो, राइट, समझ गए। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा दोनों पॉइंटों को। When a charge is moving from one point to another point on an equipotential surface, then the work done is zero. And when a charge is moving from one equipotential surface to another equipotential surface, then some work has to be done. कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, जीरो नहीं होगा यहां पर। कहानी क्लियर है, समझ में आ रही है बात, कहोगे को परेशानी। चलूं फिर आगे, तो सुनो एक शॉर्ट में आंसर बोल रहा हूं, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आंसर, सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे। द इमेजिनरी सरफेस विच इज obtained by joining the points of same potential in an electric field is called equipotential surface. Clear? Properties of equipotential surface. Number 1, electric lines of forces always cut the equipotential surface normally. Clear है? For a point charge, equipotential surfaces are concentric spheres. अगला, a metallic conductor is always behaves like a equipotential surface. Next, two equipotential surfaces never intersect each other, because if they intersect, then at intersection point there will be two values of electric potential at one point, and that is not possible. Next point, when a charge is moving from one point to another point on an equipotential surface, then the work done is zero. Next, when a charge is moving from one equipotential surface to another equipotential surface, then some work has to be done. Got it guys? क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग समझ गए। तो जल्दी से फटाफट से रीड आउट कर लो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा सभी को। अगली बात पे आता हूं, नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं। तो ये आपने फिलहाल पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? क्या पूछ रहे हैं मुझसे पट्टा? डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की पूरी कथा समझाने के लिए आपके 11th में आपने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, राइट, ऐसा मुझे लगता है। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, पर कईयों लोगों का 11th का डब्बा गुल है, तो वो लोग समझ रहे हैं ना पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी समझे होती क्या है। एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी में उसकी स्पेसिफिक पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। साला सब समझ गया, लेकिन दिमाग का दही हो रहा है। ये स्पेसिफिक पोजीशन क्या होती है ना। स्पेसिफिक पोजीशन क्या होती है? स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब एक ऐसी पोजीशन से होता है जहां से ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौटने की कोशिश करता है। क्लियर? एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। इधर देखिए, ये जमीन है और इस जमीन पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है बस। ये जमीन पे क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। दिखाई दे रहा है आपको? ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से यहां ले आया, यहां ले आया इस ऑब्जेक्ट को। अब जब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से यहां ले आया, अब इसके अंदर जो एनर्जी आ गई ना, अब ये स्पेसिफिक पोजीशन में आ गया है। इस टाइम इसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर? अब ये स्पेसिफिक पोजीशन में है। अगर, और ध्यान दिमाग में उतार लो, अगर किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो बॉडी कभी चैन से नहीं बैठती। क्लियर? वो हमेशा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करती है। चाहे मैं यहां लेगा तो यहां टिकी वही है ये ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर मैं यहां छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी औकात में वहीं आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? क्लियर? तो एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये बॉडी एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गई तो इस टाइम इसके अंदर जो एनर्जी हो गई दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। जब भी किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बॉडी कभी चैन से नहीं बैठेगी। दोबारा एक और एग्जांपल दिखाता हूं। ये सब आपने 11th में पढ़ रखा है।
ये छत है, छत से लगा धागा, धागे से मैंने जो खंडा बांधा हुआ, खंडा समझते हो ना, पैबल, स्टोन, ककारा, क्लियर। और इसको मैं यहां से यहां ले आया, तो ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। अब जब मैं इसे यहां से यहां ले आया तो ये एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गया। इस टाइम इसके अंदर जो एनर्जी आ जाएगी ना, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि अगर मैं यहां पे छोड़ दें वो, तो ये वापस अपनी औकात में आ जाएगी। सही बोल रहा हूं ना, कि यहीं धरी रहेगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, क्लियर। तो समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? कोई भी बॉडी जब किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ जाती है तो ऐसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। स्पेसिफिक पोजीशन बोले तो कैसी पोजीशन? जहां से वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौटने की कोशिश करती है। क्लियर? आपको फील करना है, ऐसा फील करना है आपको? डू यू वांट टू फील? चलो तो मैं एक एक्टिविटी करवा रहा हूं, ठीक है? तो तैयार हो जाओ थोड़ा सा, है ना, तैयार हो जाओ। और जो एक्टिविटी मैं करवाऊं आपको ऑनेस्टी के साथ करनी है, ठीक है? परे मत रहियो, ठीक है? रेडी? करूं गप्पा? अटेंशन। अब मैं तुम तो यो कहूं, संज्ञानो ऐसे ही धरे रहो। सही बताइए, धरे रहोगे? डीले बच जाओगे। सही बोल रहा हूं ना? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो जैसे मैंने अटेंशन बोला, आप ऐसे हो गए, यानी आप एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गए। आप एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गए। इस टाइम आपके अंदर जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? और जब भी किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो बॉडी को कभी चैन नहीं मिलेगा। वो वापस किसी भी बॉडी के अंदर जब पोटेंशियल एनर्जी होती है तो उसकी ये कोशिश होती है कि कैसे भी करके मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर दूं। इसीलिए वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। जैसे मैं तुम्हारी जेब में अगर 100 का नोट देता हूं तो तुम्हारी तो पोजीशन ही बदल जाएगी। फिर क्या तुम चैन पे बैठे हुए आ रहे हो? टिक्की, भल्ला, है ना? जब तक वो 100 का नोट बराबर नहीं है जाओ तो उन्होंने चैन पे बैठे ही नहीं पावेंगे। सही बोल रहा हूं कि नहीं? बोलो, चाट पहुंच के बराबर कर देना मन, है ना? तो जो 100 का नोट आपकी जेब में दिया गया उससे आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। वाह, यादी वादी सब जगह। और जब खत्म हो जाते चुपचाप आके मुंह लटका के बैठ जाते। सही बोल रहा हूं ना? होता है कि नहीं होता? सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कह रही है तो मजाक था, पर कहीं ना कहीं मैच करता है। बात समझ में आ रही है आप सभी को? क्लियर है? बोलो, सही बोल रहा? तुम मान के चलो, घर पे बैठ के आराम से तुमने बढ़िया फर्स्ट क्लास टीवी चला है, चकाचक चल रही है, मूवी चल रही है फर्स्ट क्लास। अचानक से पापा के कदमों की आहट हुई। जैसे डोर बेल बजी, मैं समझ लो पापा आएंगे, तो तुरंत अपना एंजॉय आ जाओ। पूरा ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता ऐसा? है ना? कमीना नालायक हो, तुम समझ गए ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात? पहले तो इतनी बात समझ में आई। ये सब 11th के कॉन्सेप्ट है, पहले वो क्लियर करने पड़ रहे हैं बेटा एक्चुअली, है ना? क्वेश्चन पे तो मैं भी आया ही नहीं। समझ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जिन लोगों को नहीं पता, अपने 11th वाले पार्ट में मैंने जो बनवाया था ना, आपको बनवाता हूं, उसमें लिख लो इसको, क्योंकि ये बार बार आएगी, है ना? लिख लो पहले। एनर्जी बोलते हैं हम लोग, है ना? तो यहां तक हम लोग समझ गए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इतनी बात समझ में आ गई? अब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है ये तो मुझे समझ में आ गया कि भैया स्पेसिफिक पोजीशन में कोई बॉडी होगी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन कमबख्त वो एनर्जी आती कहां से है? अब हमारा ये क्वेश्चन है कि वो एनर्जी आती कहां से है ना? कौन देता है उसको एनर्जी? तो एनर्जी कहां से आती है ये मैं आपको बताता हूं। सुने, मैं 9-10 पास करके आया हूं और मुझे इतना बोध है, इतना ज्ञान है। 11th में भी हमको फिजिक्स वाले सर ने हमको पढ़ाया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस और नो? एनर्जी कैन neither be created nor can be destroyed. It is always conserved. It can transfer from one place to another place. पढ़ा है ना हमने? एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये हमेशा कंजर्व रहती है। इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। सीन क्लियर है? आइए देखते हैं, ठीक है? सुने, आप रोटी खाते हो? खाते हो? क्यों खाते हो? क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है। क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलेगी तो क्या करोगे? वर्क करेंगे, है ना? अपना काम करेंगे, जो भी हमको टास्क करना है अपना पूरा, है ना? तो चलिए, मैंने रोटी खाई है कल शाम को ही, तो मैं कुछ काम कर लेता हूं, राइट? तो मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, अगर मैं कुछ टास्क करूंगा तो मेरी बॉडी से एनर्जी लूज होगी। मैं कोई वर्क करूंगा तो मेरी बॉडी से एनर्जी लूज होगी। पर सारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये कहता है कि एनर्जी तो लूज होती नहीं है। बोला, एनर्जी तो लूज होती नहीं है, तो फिर वो गई कहां? तो सुनो, देखो भैया, ये देखिए इधर, ये जमीन है, इसमें ये पत्थर रखा हुआ है और इस पत्थर को मैं यहां से ऐसे ऊपर ले जा रहा हूं। तो जाहिर सी बात है मैं कुछ ना कुछ वर्क कर रहा हूं।
मैं जब वर्क कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है मेरी बॉडी के अंदर से एनर्जी लूज होगी, और जो एनर्जी लूज होगी वो जैसे जैसे ऊपर ले गया, तो जितनी एनर्जी मेरी बॉडी से लूज हो रही है वो इसके अंदर आके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। समझ में आ रही है? सपोज करो मेरी बॉडी के अंदर भी 100 जूल एनर्जी है, और अगर मैं इस पत्थर को यहां से यहां तक ले जाने में मेरी बॉडी से 2 जूल एनर्जी कंज्यूम हो गई, तो वो 2 जूल इसके अंदर आ गई, काय के फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। समझ में आ रही है? तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, केवल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? सीन क्लियर है? तो यानी इस पॉइंट पर इस पत्थर की पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी किसके? वर्क डन के। कौन सा वर्क डन? जो मैंने किया इसे यहां से यहां तक लाने में। सही बोल रहा हूं? समझ में आ रही है बात? यानी इस पोजीशन में इस पत्थर की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो उस वर्क डन के बराबर होगी जो इसे जमीन से इस पॉइंट तक लाने में किया गया। क्या बात समझ में आई है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर? Potential energy of this khanda in this position is equal to the amount of work done which is done in taking this khanda from the surface of the earth to this position. Got it guys? समझ में आई कि नहीं आई? लुटिया डूब गई? Again I repeat. The potential energy of this खंडा समझते हो ना? खंडा जो कुंभ में दे तो वह खंड खंड कर दे, that is called खंडा। हाँ, कुछ समझ में आया कि सिर पे फुट गया अंडा? चलो खैर जो भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्टोन ठीक है ना? इंग्लिश मीडियम क्यों ना? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन इन दिस पोजीशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डन इन टेकिंग दिस स्टोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू दिस पोजीशन। डेफिनेशन समझ में आई? यानी किसी भी पोजीशन में इस पत्थर की पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होती है जो उसे अर्थ के सरफेस से इस पोजीशन तक लाने में किया गया। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यू बेटर अंडरस्टैंड। आगे बढ़ूं? तो अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो फिर मैं अगली बात पे आता हूं। मैं आ जाऊं अगली बात पे आ जाऊं। तो कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ गई कि भैया जो पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के अंदर अगर पैदा होगी तो दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। गॉट इट? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है? समझ में आ गया इतना? पक्का? किसी को कोई दिक्कत? ओके। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो गौर से देखिएगा। मैं ये चाह रहा हूं कि सांप के बगल पे आके नेवला बैठ जाए, और मैं चाह रहा हूं यहीं बैठे रहेंगे का घूसा लाते है जागी नहीं है जागी? बोलो। हाँ, इसी तरीके से मैं ये चाह रहा हूं, मैं ट्राइंगुलर सिस्टम बनाना चाह रहा हूं। कैसा सिस्टम बनाना चाह रहा हूं बेटा? ट्राइंगुलर सिस्टम, जहां पे एक चार्ज Q1 यहां धरो रहे, एक चार्ज Q2 यहां धरो रहे, एक चार्ज Q3 यहां रखो रहे। ये 3 चार्ज ऐसे रखे रहे। समझ गए? मतलब मैं जैसे हवा सांप और नेवला की बात कर रहा हूं तो ऐसे ही मैं 3 चार्जेस को ऐसे रखना चाहता हूं। समझ गए ना मेरी बात को? मैं चाहता हूं कि वो इसी शेप में ऐसे ही रखे रहें। इन पे कोई सिंबल नहीं लगाया तो आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे या नेगेटिव कंसीडर करोगे? पॉजिटिव। तो जाकर मतलब तीनों पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये आके यहीं आपस में ऐसे ही धरे रहें। समझ गए ना? इस फॉर्मेट में ही रखे रहें। तो ये क्या रखे रहेंगे? ये नहीं रखे रहेंगे, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो कैसा फोर्स लगेगा? या क्योंकि हम लोग ये जानते हैं सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, राइट? तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को किस तरफ फेंकेगा इशारे से बताओ फटाफट। हाँ, इस तरफ। तो ये जाए जन्नो उल्लाय देगो अनंत नो, इनफाइनाइट तक। समझ में आई बात? ऐसे ही जे वारो जाए उल्लाय देगो कितकी लंग इनफाइनाइट तक। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, ऐसे इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा। तो जे जाए फेंकेगो यहाँ, जे जाए फेंकेगो यहाँ। बोलो सांची क्या देता हूं? तो कुछ गलत क्या दी मैंने? है ऐसे ही इन दो ने जे जाए फेंकेगो यहाँ, जे जाए फेंकेगो यहाँ। बोलो फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? फेंकेंगे ना। पर मैं ना चाह रहा हूं कि जे ऐसे भजे, मैं ना चाह रहा हूं कि जे ऐसे भजे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको इन्फिनिटी से लेके यहां तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मैं ये ट्राइंगुलर सिस्टम बनाना चाहता हूं तो मुझे इन चार्जेस को इनफाइनाइट से उठा के यहां तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। ब्याह होते हैं, ब्याह है जाटे में है ना। अरे कोरोना चल रहा तो अरे गांवन में तो खूब है भाई साहब। क्लियर? तो ब्याह में माड़ो जानते हो? माड़ो मंडप
मंडप के नीचे घर के जो मेन रिलेटिव्स होते हैं उनका बैठना जरूरी होता है, बैठते हैं कि नहीं? ताऊ, फूफा, चाचा। और कम वक्त ऐसा कोई ब्याह नहीं होता, ऐसी कोई मैरिज नहीं होती जिसमें कोई ना कोई रूट हो नहीं हो। सही है कि नहीं? रूट के बजते हैं भाई साहब, रूट के बजेंगे। क्लियर? कहूं फूफा नाराज है गए, कहूं बुआ नाराज है गई, कहूं ताऊ नाराज है गए, और फिर भज के कहा जाते हैं? घर पे जाते हैं। इनफाइनाइट घर हो गया। क्लियर? घर पे जाते हैं। फिर जिसके यहाँ शादी होती है वो बेचारा मरता क्या ना करता, फिर वो पोटत हुए पुचकारत हुए विनय घन्नो जाता, चला गौ आखराने, चला। सही बोल रहा हूं ना? और वे फिर उन सबको इनफाइनाइट से उठा के माड़े के नीचे, माड़ा है ट्राइंगुलर सिस्टम, माड़ा है वो, तो माड़ों के नीचे लाने पत्ते सब, लाने पत्ते के ना लाने पत्ता ही बोला है, लाने पत्ते ना। तो सुनो, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये ट्राइंगुलर सिस्टम बनाना चाहता हूं, पर जी का आपस में बनन दे रहे हैं, ये तो फूटियां ना सो रहे एक दूसरे, जी जाए उल्लारो से उल्लारे। क्लियर? अब मैं ट्राइंगुलर सिस्टम बनाना चाहता हूं, है ना? तो ये ट्राइंगुलर सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कौन सा वर्क डन? जो इन चार्जेस को इन्फिनिटी से लेके इस सिस्टम को बनाने में किया गया। नहीं, यही बात समझ में? क्लियर है ना? यानी लिसन, यू क्या है? व्हाट इज यू? ये यू लिखो है, मैं डी सो लग रहा है यू, वो तो ना लग रहा हो, ठीक है कोई बात ना रही, यू ठीक है, यू बराबर डब्ल्यू। यू क्या है यहाँ पर? यू बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप केवल पोटेंशियल एनर्जी भी बोल दोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर चार्जेस वगैरह की बात हो रही है ना, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बोल लोगे ऐसे? बोल लोगे? तो यू क्या है बोलो, जब मुंह है खोलो और बोलो यू का है, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। या फिर ऐसे बोलूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पूरा बोलो, पूरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना? या फिर ऐसे बोलूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज मेड बाय द डिफरेंट पॉइंट चार्जेस, क्योंकि ये सिस्टम अलग अलग चार्जेस से मिलकर बना हुआ है ना? तो यू क्या है यहां पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज मेड बाय द डिफरेंट पॉइंट चार्जेस, है ना? फिर से बोलो इसको, क्या है यू? वेरी गुड, वेरी गुड। यू इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम which is made by the different point charges is equal to the amount of work done, is equal to the amount of work done which is done in bringing those charges from infinity to form the system. नहीं ये बात समझ, again I repeat, the electrostatic potential energy of the system which is made by the different point charges is equal to the amount of work done, is equal to the amount of work done which is done in bringing those charges from infinity to form the system. Clear? यानी सुनो, किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होती है जो उन चार्जेस को इन्फिनिटी से लेकर उस सिस्टम को बनाने में किया जाता है। उम्मीद करता हूं भाषा दिमाग में अटक गई होगी। फिर से बोल रहा हूं, किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होती है जो उन चार्जेस को इन्फिनिटी से लेके उस सिस्टम को बनाने में किया जाता है। समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज मेड बाय द डिफरेंट पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डन इन ब्रिंगिंग दोज चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म द सिस्टम। गॉट इट गाइस? डेफिनेशन पल्ले पड़ रही है आप लोगों को? पल्ले पड़ रही नहीं पड़ रही? पड़ रही पल्ले? तो जल्दी से फटाफट इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, राइट? चलिए देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन समझ गए। क्लियर? हम लोग को ये बात अच्छे से समझ में आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज मेड बाय द डिफरेंट पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डन इन ब्रिंगिंग दोज चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म द सिस्टम। गॉट इट गाइस? क्लियर? चलो अच्छी बात है। अगर ये बात मैं समझ गया हूं तो आगे की कहानी, इसका डेरिवेशन बताना है। तो उस डेरिवेशन को समझाने से पहले कुछ चीजें जो मैं पास्ट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा उसे रिफ्रेश करा दो, है ना? क्योंकि अब आपके दिमाग का दही होने वाला है। ये बताओ जरा मुझे, ये कोई चार्ज है, इस चार्ज के कारण इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है ना? तो इस पॉइंट पर आपने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या फॉर्मूला था?
तो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, v बराबर 1/4πε0k q अपॉन r, राइट, है ना, है ना। यानी अगर हम इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें तो चार्ज यही वाला आएगा, सही बोलना। फिर आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, v बराबर w अपॉन q, है ना, v बराबर w अपॉन q। तो यहां पर मैंने आपको बताया था इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस वर्क डन के बराबर होता है जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक लाने में किया जाता है। बताया था आपको, याद है, सब क्लियर है ना ये सब बातें, पहले दिन ही पढ़ाई थी चैप्टर 2 में। इधर देखो भैया, अब आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि कब कौन सा क्यू आएगा। इन दोनों फॉर्मूले तो दोनों याद होते हैं सबको, लेकिन लोचा ये कि ये अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए कब कौन सा क्यू आएगा। कहीं भैया बहन जाए ऐसे होते हैं, भैया रट लेते हैं कि जीवा लगाएंगे तो कैपिटल क्यू लगाएंगे, जवारे लगाएंगे तो स्मॉल क्यू लगाएंगे। हवाल मान के चलो मैं चाहे स्मॉल क्यू मान लो, भाई कैपिटल क्यू मान लो, तो लोचा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वाला फंडा सही नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमें तो समझ में आना चाहिए कहां पर कौन सा क्यू लगेगा, ठीक है। तो इसको समझो, इसको देखते हैं हम। आप ये होता है, ये दोनों चार्ज लगे, किसको लाने ले जाने में वर्क डन कर रहे हो, इसको या इसको? वर्क डन किसको लाने ले जाने में कर रहे हो, इसको कर रहे हो ना। तो जब भी W अपॉन Q वाला लगाओगे तो नीचे वही वाला चार्ज रखोगे जिसे लाने ले जाने में वर्क डन कर रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा हो रहा है, इस चार्ज की वजह से हो रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, समझ में आई बात। आप तो ये वाला याद रखो, वर्क डन जिसको लाने ले जाने में कर रहे हैं तो उसमें तो वही वाला क्यू आएगा, तो बच्चों खुचो दूसरे में आओ। नहीं है मेरी बात समझ में, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद यूज होगा इसलिए बोल रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात, v बराबर w अपॉन क्यू होता है, तो w बराबर क्यों बे, बोलो, समझ में आती है ना, v है ना, बताया था आपको। चलो तो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, है ना, आगे की कहानी समझते हैं क्या कहानी है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो अभी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हिच इज मेड बाय द डिफरेंट पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज डन इन ब्रिंगिंग दोस चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म द सिस्टम। गॉट इट गाइस, क्लियर है सभी को, ठीक है। कल सुनूंगा आपसे। अब मैं इसका डेरिवेशन बता रहा हूं, गौर से देखिएगा। ये चार्ज है कैपिटल क्यू, ओके गाइस, क्या चार्ज है, कैपिटल Q1 दिखाई दे रहा है आपको, Q1 दिखाई दे रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये जो चार्ज है Q1, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, बोलो होता है कि नहीं होता है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। मैं चाहता हूं इस Q1 चार्ज के बगल से R डिस्टेंस पे यहां पे आके कोई Q2 चार्ज रहे, तो जे जाए रेंडेगो का, कहां फेंकेगा, सीधो जाके इन्फिनिटी पे। शाबाश, सही बोल रहा, इन्फिनिटी पे फेंकेगा, है ना। यानी मैं चाहता था एक सिस्टम बनाना, मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता था जिसमें Q1 और Q2 दो भैया मिलके रहे, पर जे वारो क्योंकि इलाका इसका है तो जे जाए रहने रहे का भगाया तो जाने, पर जी कैसे हो बज्जो रेमो तो नहीं रेमो, है ना। तो इसे रिपल्सिव फोर्स कहेंगे, जैसे बताया था ना, सब पढ़े लिखे हो, मैं कहा हूं, है ना। तो आपने बोला इस सिस्टम की, ये सिस्टम बनाना चाहता हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सही बोला। अच्छा, U बराबर, देखिएगा ध्यान से, है ना, U बराबर, क्योंकि निगाह हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा दिखाई दे रहा है कि हाँ दे रहा है। U बराबर W, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी वर्क डन के बराबर होती है ना, क्लियर है ना सभी को। तो U बराबर W, तो इधर देखो W, मैंने पढ़ा है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो V बराबर फॉर्मूला पढ़ा था W अपॉन Q। V बराबर W, कौन सा Q, Q1 या Q2, Q2, शाबाश, मैं मर जाऊं 100 बार। तो W बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, Q2 भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पल्ले ही पर रहो, मैंने कहा करा भी चिपके हैं। तो W की जगह मैंने कहा तान दी Q2V। सीन क्लियर है बॉस, बोलो आगे बढ़ता हूं। U बराबर Q2, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन, 1 या 2, 1। इसकी वजह से तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, 1/4πε0k Q अपॉन R। अब बताओ जहां मैं कौन सा Q लाऊं, दो है, Q1 होंगे Q2 है, कौन सा लाऊं, Q1, शाबाश, वेरी गुड। तो बस आप चमका दो, 1/4πε0 के वैसे की वैसे तान दे,
Q1 Q2, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। यूनिट क्या होगी? जूल। एनर्जी को जूल में नापते हैं ना। ये फॉर्मूला हमारा जो आया बेटा वो दैट इज इन एसआई सिस्टम। किसी पट्टे ने ये पूछ लिया कि सीजीएस सिस्टम में ये फॉर्मूला क्या होगा, तो भैया अब तो प्रैक्टिस हो गई है काफी सारी। एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हटा देते हैं? 1/4πε0 बताया था ना ये सभी को, क्लियर? चैप्टर 1 में ही बता दिया था। तो ये 1/4πε0 हटा दोगे तो आपका बच जाएगा Q1 Q2 अपॉन KR। और एसआई सिस्टम में यूनिट एनर्जी की क्या होती है? अर्ग। होप यू अंडरस्टैंड गाइस, डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो इसी के साथ हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहानी समझ में आई आपको? ठीक है ना। आगे की कहानी जो होगी वो अब हम लोग कल देखेंगे, है ना। तो इतना आप लोग घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।